मित्रों, मैं आलोक परिहार आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग डीएलएड जो कि तृतीय सेमेस्टर होता है, इसके सामाजिक अध्ययन विषय के जो कि आपका पंचम प्रश्न पत्र होता है, पंचम प्रश्न पत्र के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही वीडियो में देखेंगे। ये सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपके पवन सीरीज से लिए गए हैं। पवन सीरीज में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, सभी प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। इसमें कुल 1 से लेकर 166 क्वेश्चन दिए गए हैं। 1 से लेके 166 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं और उन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए या फिर इसी तरह के अन्य सब्जेक्ट्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से चलते हैं और आखिरी क्वेश्चन तक इस पूरी वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो भारत पर जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ वो 712 ईस्वी में हुआ। तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में हुआ। 2024 में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की तो किसने शुरू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 2024 में और 2022 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि भारत की अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे। तो भारत की अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड वेलेस्ली थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, विलय नीति किसने प्रारंभ की? तो विलय नीति जो प्रारंभ किए थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति को प्रारंभ किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो कपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो कपास घास के मैदान आपके दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। कपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। 2024 में ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो संसार की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। ये भी क्वेश्चन जो है 2024 में आया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र असम राज्य में स्थित है। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपका असम राज्य में स्थित है। और ये वाला भी क्वेश्चन जो है आपका 2024 में आया हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में बोला गया है कि भारत का प्रथम परमाणु केंद्र है। तो भारत का प्रथम परमाणु केंद्र तारापुर है। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कौन सा है? तारापुर है। और ये वाला भी क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वो क्या है? सबसे लंबी है। ऑप्शन में जितने भी दिए हुए हैं ये सभी क्या हैं? समुद्र के किनारे ही स्थित हैं, लेकिन जो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। 2024 में ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, देखते हैं आइए 12 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 2024 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी हैं। MS स्वामीनाथन जी कहाँ के जनक हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत का प्रथम नागरिक है। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ने वाली नहर है। तो प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ने वाली नहर पनामा नहर है। कौन सी नहर है? पनामा नहर है। 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ। और इस युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी ने इस युद्ध को लड़ा था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो आपका 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध
पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में बोला गया है कि अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे। तो अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार तानसेन थे। ये भी नवरत्नों में से आते थे। और टोडरमल जो थे, टोडरमल जो है वित्त विभाग संभालते थे। और जो अबुल फजल थे, उन्होंने अकबरनामा लिखा था। इन्होंने क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा था। अकबरनामा की पुस्तक के रिश्ते अगर पूछता है तो उसमें अकबर के जीवन के बारे में बताया गया है। और बीरबल जो थे वो अपने चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। जहांगीर के बचपन का नाम था। तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। 2023 में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण आपका अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण। 2023 में क्वेश्चन आया है और 2019 में क्वेश्चन आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो देखते हैं आइए 20 में क्या दिया हुआ है। तो 20 में बोला गया है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? जो शिवाजी की राजधानी थी वो थी आपकी रायगढ़ में थी। और ये है जो है शिवाजी की राजधानी थी। 2023 में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो वास्को डी गामा भारत कब आया? देखिए 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 में और 2021 में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में भारत आया था। 2000 2023 में और 2021 में 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में ये वाला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बताते हैं। क्योंकि ये 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, 2023 में, 22 में और 2019 में, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो इलाहाबाद की संधि आपकी 1765 ईस्वी में हुई। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में हुई। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। तो सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग लॉर्ड वेलजली ने किया था। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? लॉर्ड वेलजली ने सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्रेयरी घास का मैदान है। तो प्रेयरी घास का मैदान आपका उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है प्रेयरी घास का मैदान। और ये वाला भी क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ है। प्रेयरी घास का मैदान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका में है। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 25 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है आपका। आइए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। कंगारू किस देश में पाए जाते हैं? पूछा गया है आपसे कि कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। आप लोगों को पता भी होगा। तो कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। 2023 में क्वेश्चन आया है, 2017 में क्वेश्चन आया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर, रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? तो रानीगंज कोयला खान आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है रानीगंज कोयला खान। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो आपका 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, 23 में आया हुआ है और 2022 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए तो भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी। तो भारत में डाक प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? 1766 ईस्वी में भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? तो इबादत खाना का निर्माण आपका अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? इबादत खाना का निर्माण अकबर ने करवाया था। 2023 में क्वेश्चन आया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अकबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो अकबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का ये अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक था ये। और इसी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसी युद्ध में अकबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। क्या था? अंतिम शासक था। लोदी वंश का कौन सा शासक था? अंतिम शासक था। आप लोग याद रखिएगा, अंतिम शासक।
अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। 2022 में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। हुमायूं के रचयिता कौन था? तो हुमायूं का रचयिता गुलबदीन बेगम थी। कौन थी? गुलबदीन बेगम थी हुमायूं की रचयिता। तीन चीज़ें हैं, हुमायूं, अकबरनामा और बाबरनामा। तीनों चीज़ों को मैं लिख देता हूँ। हुमायूं, हुमायूं नामा, और दूसरा है आपका अकबरनामा, अकबरनामा, और तीसरा है आपका बाबरनामा, बाबरनामा। ये तीन चीज़ें हैं, और तीनों में जो हुमायूं है उसके रचयिता कौन है? गुलबदीन बेगम जी हैं हुमायूं के रचयिता। अकबरनामा के हैं अबुल फजल। कौन है? अबुल अबुल फजल। अबुल फजल जो थे वो किसके थे? हुमायूं के रचयिता थे। बाबरनामा के बाबर स्वयं थे। बाबर स्वयं जो थे वो किसके थे? अकबरनामा के रचयिता थे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो कलिंजर का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो जो कलिंजर का दुर्ग आपका बुंदेलखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर में बोला गया है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो मुनि मो सॉरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए? तो 2022 में क्वेश्चन आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिएगा। कई कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने आए? तो पुर्तगाल के जो व्यापारी थे, पुर्तगाली जो व्यापारी थे, वही सबसे पहले व्यापार करने आए। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो सती प्रथा का अंत जो हुआ, देखिए 2022 में क्वेश्चन आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सती प्रथा का जो अंत हुआ था वो कब हुआ था? आप लोग बताइए, इसमें ऑप्शन आप लोग देख के बताइए। 1828 में हुआ था, 1831 में हुआ था, 1829 में हुआ था, या 1830 में हुआ था? तो 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये कब हुआ था? 1829 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1829 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत में डाक विभाग की स्थापना कब की गई? तो भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में की गई। भारत में डाक विभाग की स्थापना। आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 नंबर में क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति या फिर उसका अध्यक्ष बोलते हैं, कौन होता है? तो आप लोगों को पता होगा, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष। 2022 में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, रूबी है, तो रूबी क्या है? अम्बरक है। रूबी क्या है? अम्बरक है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात की जाए तो यहाँ पे भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो प्रमुख जो जलमार्ग हैं वो 4 हैं, लेकिन राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। कुल कितने हैं? 111 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, लेकिन जो प्रमुख जल मार्ग हैं वो कितने हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग कितने हैं? 4 हैं, क्योंकि ऑप्शन में 111 दिया नहीं है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? प्रमुख जल मार्गों को लगाएंगे, 4 है। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। आइए चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया है 22 नंबर में कि जजिया कर समाप्त किया था, तो किसने किया था? अकबर ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 अभी हम लोग बताए भी हैं। क्या बताएं? बाबरनामा किसकी कृति है? तो बाबरनामा बाबर की कृति है। किसकी कृति है? बाबर की कृति है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन की अकबरनामा किसकी कृति है? तो अकबरनामा किसकी है? अबुल फजल की है। अकबरनामा किसकी है? अबुल फजल की। अबुल फजल की अकबरनामा है। गुलबदीन बेगम इस क्या लिखी थी? हुमायूं नामा लिखी थी। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तानसेन को प्रसिद्धि मिली थी, किस में मिली थी? तो संगीत में मिली थी। संगीत में प्रसिद्धि पाए थे कौन? तानसेन। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आप लोग इसको लगा लीजिए, कई एग्जाम में कई जगह पूछा जाता है। दीन इलाही नामक धर्म किसने चलाया था? तो दीन इलाही नामक धर्म अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 47 की बात की जाए तो 47 में क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। 47 में बोला गया है आपका कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सहसराम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सहसराम में। याद रखिएगा आप लोग, शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? सहसराम में है।
28 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था आपको बताए भी हैं 1526 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। इसलिए आप लोग याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध खानवा नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खानवा नामक स्थान पर हुआ था। बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े थे, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। इसमें से खानवा का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? खानवा का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था? तो बाबर ने हराया था। ये तो आपको पता भी है, कई बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुझके बाबरी, तुझकी बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा तुझकी बाबरी थी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी। आगे चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर, मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक थे? तो मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक जीजाबाई थी। कौन थे? जीजाबाई थे। मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? जीजाबाई थे। 53 नंबर क्वेश्चन की, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि बरसात हो जाने के कारण युद्ध में जो है बरसात जब हो गई तो वहाँ पर तोप खाने जो थे वो सभी क्या हो गए? व्यर्थ हो गए। जब बेकार हो गए तोप खाने तो उसी कारण क्या हो गया? हुमायूं वहाँ पर पराजित हो गया और शेर शाह की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। शेर शाह यहाँ पे जीत गया था। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें, शाहजहां द्वारा बनाई इमारतों में प्रमुख है? तो शाहजहां ने जामा मस्जिद भी बनवाया है, मोती मस्जिद भी बनवाया है, ताजमहल भी बनवाया है। तो उपयुक्त सभी जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? तो औरंगजेब और शिवाजी के बीच में जो पुरंदर की संधि हुई थी वो आपकी हुई थी 1665 ईस्वी में। कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि। तो आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हम लगवा रहे हैं उसको आप लोग जरूर जरूर याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है कि औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। 56 में देखिए क्या दिया गया है। 56 में आपका बोला गया है कि डच किस द्वीप समूह से होकर भारत आए थे? कौन सा द्वीप समूह था जहां से होकर भारत आए थे? तो मलय द्वीप समूह था। कौन सा द्वीप समूह था? मलय द्वीप समूह था। आप लोग इसको याद रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत के मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डिगामा ने भारत की मार्ग की खोज की थी। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार कब किया? तो डचों ने पुर्तगालियों को कहाँ पर हराया था? तो माल्टा में हराया था, माल्टा पर अधिकार किया था। और कब हराया था डचों ने पुर्तगालियों को? तो डचों ने जो है पुर्तगालियों को हरा कर माल्टा पर अधिकार किया 1500 ईस्वी में। कब किया था? 1500 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में, महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति कब ली थी? तो 1600 ईस्वी में ली थी और उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी की गई थी। 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था आइए देखते हैं कब हुआ था। तो बक्सर के युद्ध की बात करें तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो आपका हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। 62 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1746 से 48 के बीच में हुआ। 1746 से 48 के बीच में कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले था। कौन था? डुप्ले। डुप्ले जो थे वो क्या थे? फ्रांसीसी गवर्नर थे। कहाँ के? पांडिचेरी के। 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें, डुप्ले को फ्रांस से वापस कब बुलाया गया? तो डुप्ले को जो है फ्रांस वापस बुलाया गया 1754 ईस्वी में। 1754 ईस्वी में जो है वो डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध आप लोगों को पता होगा सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। 66 में आपका दिया गया है कि सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो आपका हुआ था
1757 ईस्वी में। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल 1798 ईस्वी में बना। कब बना था? 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल बना। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो पिडारी कौन थे? तो पिडारी लूट मार करने वाले थे। कौन थे? लूट मार करने वाले। जो लूट मार करते थे उनको क्या कहा जाता था? पिंडारी कहा जाता था। 69 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने? तो जो लॉर्ड हेस्टिंग थे वो भारत के गवर्नर जनरल कब बने? 1813 ईस्वी में बने। कब बने थे? 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल बने। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम सिख युद्ध जो हुआ था वो आपका 1845 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1845 ईस्वी में प्रथम सिख युद्ध लड़ा गया था। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या दिया गया है, आइए ध्यान से देखते हैं। 71 नंबर में निम्न में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा खनिज, ये तो रानीगंज जो है यही खनिज तेल तेल क्षेत्र नहीं है। तो यही वाला नहीं है, बाकी सभी क्या है? खनिज तेल क्षेत्र हैं। ये वाला भी है खनिज तेल क्षेत्र, ये वाला भी है खनिज तेल क्षेत्र, और वसीन ये वाला भी है। अलियावेट, मुंबई हाई और क्या कहते हैं, वसीन, ये आप लोग याद रखिएगा। खनिज तेल क्षेत्र अगर पूछेगा तो इन्हें लगाइएगा। रानीगंज जो है नहीं है, ये रानीगंज कुछ और है। रानीगंज शायद परमाणु ऊर्जा केंद्र है क्या? रानीगंज अच्छा पश्चिम बंगाल में है। कोयला खान है शायद, अभी कंफर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, कोयला खान ही है शायद। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, अभी ऊपर आया था क्वेश्चन ये। कोलार किस प्रदेश में है? तो आप लोग बताइए कोलार कहाँ पे है? तो आप लोगों को पता ही होगा कोलार कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कोलार कहाँ पे है? कर्नाटक में है। 71 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। अब आगे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। तो 73 में क्या दिया गया है, आइए ध्यान से देखते हैं। 73 में बोला गया है कि कर्नाटक का शिव समुद्रम पन बिजली घर कब प्रारंभ हुआ? कर्नाटक का जो शिव समुद्रम पन बिजली घर था वो कब प्रारंभ हुआ? कौन से सन में प्रारंभ हुआ? आप लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? 1900 में हुआ, 1902 में हुआ, 1903 में हुआ, या फिर 1904 में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है। तो कर्नाटक का शिव समुद्रम पन बिजली घर जो है वो किस सन में हुआ? तो आपका ये हुआ था 1902 ईस्वी में। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, रेलवे तथा बैंक किस सूची में आते हैं? तो रेलवे और बैंक जो है वो केंद्र सूची में आते हैं। तीन सूचियां हैं, एक है केंद्र सूची, केंद्र सूची जिसको हम लोग संघ सूची भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघ सूची भी बोलते हैं। एक है केंद्र सूची, दूसरा है आपका राज्य सूची, राज्य सूची, और आपका जो तीसरा है वो है क्या है? समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तीन सूचियां होती हैं। केंद्र में केवल केंद्र ही नियम कानून बना सकती है, राज्य में राज्य केवल कोई नियम कानून बना सकते हैं, और फिर जो समवर्ती सूची होती है इसमें इस पे केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। तो तीन सूचियां हैं, आप लोग याद रखिएगा, एक, दो और ये तीन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। 75 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो क्या पूछा गया है कि वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543 है। कितनी है? 543 है। वर्तमान में जो लोकसभा है उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है। 76 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक होता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक का होता है। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन के बाद चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 79 नंबर में क्या दिया गया है? तो 79 नंबर में बोला गया है कि जनहित याचिका को अदालत में दायर कर सकता है। तो जनहित याचिका को कौन कौन दायर कर सकता है? तो पीड़ित पक्ष भी करता है, और कोई भी नागरिक कर सकता है, और स्वयं न्यायालय भी करता है। तो इसके जो सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा कर किसी अन्य पर
हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। तो आयकर जो होता है वो किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। कौन सा कर है जिसे किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं? तो आयकर को। 81 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। कहीं कहीं नई दिल्ली ऐसे भी लिखा जाता है, तो वो भी सही है, नई दिल्ली, ये ऐसे लिखा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर को देखते हैं। तो पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? तो पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है। 3/4 भाग पर जल है और 1/4 भाग पर क्या है? स्थल है। ये स्थल है, इस पे स्थल है। तो 1/4 को 1/4 बोलते हैं और 3/4 को 3/4 बोलते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। आप लोग इसको पढ़े भी होंगे, 22 भाषाओं का उल्लेख है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग इसको पढ़े भी होंगे, फर्स्ट ईयर में। 84 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो महाभियोग द्वारा किसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग अगर लगा दिया जाए तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उसके पद से हटा दिया जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 85 नंबर में क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? तो जो संघ सूची है उसमें पूछा गया है कि कितने विषय सम्मिलित हैं। तो 97 विषय जो हैं वो संघ सूची में सम्मिलित हैं। 85 नंबर क्वेश्चन की बात की जा रही है, तो कितने हैं? 97 विषय। 86 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि शिक्षा को किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो समवर्ती सूची में आती है। शिक्षा जो होती है इस पर संघ भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो ये कौन सी सूची में आएगा? समवर्ती सूची में आएगा। 87 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 87 नंबर में क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। बोला गया है इसमें कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल माना जाता है? तो वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को माना जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल माना जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं अगला 88 नंबर क्वेश्चन पर। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स जो है वो जर्मनी का निवासी था। 89 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 89 नंबर की। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 11 नवंबर 1920 को जो है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। 11 नवंबर 1920 आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको जिसको मैं लगा रहा हूँ उसको तो आप लोग को 100% याद रखना है। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 11 नवंबर 1920 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। 11 नवंबर 1900, सॉरी इसको ये नहीं होगा ऑप्शन इसका, सॉरी मुझसे गलती हो गई, आप लोग मुझे माफ़ करिएगा। तो हो जाता है मिस्टेक, कभी कभी हो जाती है, तो इसका ये करेक्ट नहीं होगा। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो है समाप्ति कब हुई थी? 11 नवंबर 1920 नहीं हुई थी, ये इसमें नहीं हुई थी। जो है ये कब हुई थी? ये 11 नवंबर 1918 में हुई थी। कब हुई थी? 11 नवंबर 1918 में। ये आपको लोग याद रखिएगा, 11 नवंबर 1918 याद रखिएगा प्लीज़। जो है 11 नवंबर 1920 नहीं, ये गलत है। 11 नवंबर 1918 में जो है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को जो है वो मनोनीत कर सकता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन की बात चलते हैं 91 क्वेश्चन पर। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को जो है शपथ कौन दिलाता है? आप लोग बताइए इसमें से। तो प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर पर बात करते हैं। तो 92 में क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। बोला गया है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? मतलब कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है? तो कम से कम आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर आप उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं, लोकसभा की सदस्यता के लिए उसके उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। 93 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए लोकसभा के लिए सदस्य के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है राज्यसभा के लिए वो कितनी है? वो आपकी 30 वर्ष है। कितनी है? 30 वर्ष। अभी आगे क्वेश्चन आएगा भी, तो आप लोग पहले से ही याद रखिए। तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए कम से कम। 92 क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं 93 क्वेश्चन पर। 93 में बोला गया शेख सलीम चिश्ती का मकबरा
कहाँ पर है? तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो आप लोग बताइए कहाँ पर है? ये है आपका फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। 94 क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में है। 94 क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं 95 क्वेश्चन पर। और 95 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। 96 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे प्राचीन देश अपना भारत है। कौन सा है? इंडिया है, भारत है विश्व का सबसे प्राचीन देश। 96 क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। 97 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 97 में बोला गया है कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जो कपास का रेशा होता है वो पौधे के फल भाग से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? फल से प्राप्त होता है। फल से हम लोग क्या निकालते हैं? कपास का रेशा निकालते हैं। 97 क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं 98 क्वेश्चन पर। 98 में बोला गया है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों की जो सीमाएं हैं वो किससे छूती है? नेपाल से छूती हैं। तो नेपाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर भारत के 5 राज्यों की सीमाएं छूती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये पांचों राज्यों की सीमाएं नेपाल से छूती हैं। 99 क्वेश्चन की बात करते हैं। विदेशी कंपनियों के व्यापारिक केंद्रों को कहा जाता था। तो विदेशी कंपनियों के व्यापारिक केंद्रों को कोठी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोठी कहा जाता था, याद रखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो निम्नलिखित में से धात्विक खनिज आपका तांबा है। कौन सा है? तांबा है। तांबा को हम लोग इंग्लिश में कॉपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर। तो इंग्लिश में अगर आपको याद रखना है तो उसको बोलेंगे कॉपर और हिंदी में तांबा बोलते हैं। क्या 101 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हरित क्रांति विशेष रूप से संबंधित है। तो हरित क्रांति कृषि उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ही क्या किया गया था? हरित क्रांति शुरू की गई थी। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन जी हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन जी हैं। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। 102 में बोला गया है केंद्र सूची का विषय नहीं है। तो केंद्र सूची का विषय कौन सा नहीं, ये बताना है। तो सिंचाई जो होता है वो राज्य सूची का विषय होता है। कौन सी सूची का विषय होता है? ये राज्य सूची का विषय होता है। राज्य सूची का विषय होता है। बाकी सभी क्या है? केंद्र सूची के विषय हैं। ये भी केंद्र सूची का, डाक और तार बैंक भी केंद्र सूची का विषय है और डिफेंस जो रक्षा होती है वो भी केंद्र सूची का विषय है। 103 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और 103 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना बोला गया। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना है। तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो आपका मथुरा में है। कहाँ पर है? मथुरा में है। 103 नंबर क्वेश्चन के बाद चलते हैं 104 नंबर पे। बोला गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग इंपॉर्टेंट लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछा गया है और डीएलएड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत में प्रमुख चावल उत्पादक प्रदेश है। तो भारत में जो प्रमुख चावल उत्पादक प्रदेश है वो कौन सा है? तो भारत में जो प्रमुख चावल उत्पादक प्रदेश है वो पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। आप लोग इसको याद रखिएगा। 106 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया था। यह शब्द शेरशाह ने कब कहे थे? तो उन्होंने जब वो जो शेरशाह था, मालदेव जो थे उससे युद्ध के दौरान वो लगभग हार गया था युद्ध। फिर किसी तरीके से वो लास्ट में शेरशाह ने जीता। तो मालदेव से हारते हारते बचा और इसीलिए उसने ये शब्द कहे थे। मालदेव से युद्ध के बाद उसने ऐसा कहा था। 107 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मालदेव भी एक महान राजा थे। मराठों का सर्वाधिक उत्थान। तो मराठों का जो सर्वाधिक उत्थान किसने किया था? शिवाजी के काल में हुआ था। जो शिवाजी थे उन्होंने ही मराठों का सर्वाधिक उत्थान किया था। 108 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विलय नीति का संबंध किससे है? तो विलय नीति का संबंध आप लोग पढ़ भी चुके हैं अभी ऊपर, डलहौजी से है। किससे है? डलहौजी से। अभी हम लोग ये ऊपर पढ़ चुके हैं, 2 बार क्वेश्चन ये आ चुका है। तो 108 नंबर क्वेश्चन की बात में क्या हो जाएगा? डलहौजी का संबंध है विलय नीति से। आगे चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें बोला गया है संसद से तात्पर्य है। संसद
से तात्पर्य लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से है। जो तीनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है? संसद बन जाती है। तीनों मिलने पर क्या बनेगा? संसद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संसद बन जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? संसद का निर्माण करते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको कौन सा अधिकार नहीं है? तो संकटकालीन स्थिति में घोषणा करना, ये तो उनका अधिकार होता है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति पदच्युत करना, तो विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करना ये भी उनका कार्य होता है। संसद को भंग करना एवं नए चुनाव के लिए आदेश देना, तो संसद को भंग करना ये भी राष्ट्रपति का काम होता है। तो जो लास्ट बचता है कि लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदच्युत करना, तो लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युत करना यही जो है ये राष्ट्रपति का कार्य नहीं होता है। तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है, तो कितने समय तक अंधेरा रहता है? तो 24 घंटे अंधेरा रहता है। सर्दियों के समय में अंटार्कटिका में 24 घंटे तक अंधेरा रहता है, मतलब पूरा दिन रात मिला के 24 घंटे में पूरा अंधेरा रहता है। 112 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ है, तो अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ अम्बरक होता है। क्या होता है? अम्बरक होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, इसको इंपॉर्टेंट लगा भी देते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 की बात की जाए तो कर्नाटक में कैंगा में स्थित है, तो कर्नाटक के कैंगा में क्या स्थित है? तो आप लोग बताइए जल्दी से, क्या है? विद्युत उत्पादन केंद्र है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, रेलवे इंजन उत्पादन केंद्र है, या फिर एल्युमिनियम उत्पादन केंद्र है? तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? आप लोग जल्दी से बताइए इसका। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। क्या है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। तो कर्नाटक के कैंगा में परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। 114 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप है, तो विस्तारित रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये www इसका विस्तारित रूप है, वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखिएगा। 115 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रेंज कहते हैं, तो रेंज किसको कहते हैं? पर्वतों की श्रेणी को कहते हैं। जो पर्वतों की श्रेणियां होती हैं बड़ी बड़ी, उनको क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ऐसे जो पर्वत होते हैं ना, ऐसे पर्वत होते हैं, बड़ी बड़ी श्रेणियां होती हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पूरी सभी श्रेणी को पूरा क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। आगे चलते हैं, 116 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 116 में क्या दिया गया है आइए देखते हैं। तो 116 में बोला गया है कि पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का भी हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं। पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। आप लोग सन बता सकते हैं कब था? तो प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 ईस्वी में। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। 117 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच लड़ा गया, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। और ये क्वेश्चन 2017 में आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, 118 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, तो सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? तभी ये क्वेश्चन ऊपर आया था, लॉर्ड वेलेजली ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन अभी रिपीट हो चुके हैं 2 बार 3 बार। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। 119 में बोला गया है कि प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पर स्थित है? गिर मतलब गुजरात, गिर मतलब गुजरात, तो गिर का वन कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। 119 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं 120 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर में बोला गया है कि रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? तो सदाबहार जो वन होते हैं उसी का वृक्ष होता है रबड़। और ये क्वेश्चन कब आया है? 2017 में पूछा गया है। गिरी वाला भी 2017 में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 121 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर 2017 में पूछा गया मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बोला गया है चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन वनों की रक्षा से संबंधित है। यहाँ पर लोग पेड़ों से चिपक जाया करते थे उन्हें वृक्षों को ना काटने देने के लिए। अगर वृक्ष कोई काटने आता था तो लोग पेड़ों से चिपक कर उन्हीं की रक्षा करते थे। कहते थे पहले आप मुझे काटो फिर वृक्ष को आपको काटना है। वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में केवल इसको प्रस्तुत करते हैं, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करते हैं। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 123 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र सूची का विषय नहीं है, तो केंद्र सूची का विषय कौन सा नहीं है? तो रेलवे केंद्र सूची का विषय होता है, बैंक भी केंद्र सूची का विषय होता है। जो शिक्षा होती है ये समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय। अभी हम लोग ऊपर पढ़ भी चुके हैं। तो समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत कौन आता है? शिक्षा आती है, समवर्ती सूची।
तो समवर्ती सूची में आती है शिक्षा। तो इसलिए विदेशी मामला भी किसके अंदर आता है? केंद्र सूची। तो केंद्र सूची का विषय कौन सा नहीं है? शिक्षा ही नहीं है। 124 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 124 में क्या दिया गया है आइए देखते हैं। तो 124 नंबर में बोला गया है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आय होनी चाहिए। तभी हम लोग को बताए भी हैं आपको कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। तो 124 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 124 के बाद हम लोग चलते हैं 125 नंबर पर। 125 नंबर में बोला गया है कि भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है? जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है भारत में, ये ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन देश से ली गई है। 2017 में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 126 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो सहारा कहाँ पर है? अफ्रीका में है, ये तो सही है। थार थार जो है ये अफ्रीका में नहीं, यही गलत है। थार जो है ये दक्षिणी अमेरिका में नहीं है। थार जो है ये दक्षिणी अमेरिका में नहीं है। फिर ये है सोनोराम कहाँ पर है? ये उत्तरी अमेरिका में है, ये भी सही है। सोनोराम जो है उत्तरी अमेरिका में है, ये भी क्वेश्चन सही है। महान विक्टोरिया ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी सही है। तो इसमें क्या है? तो जो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा वाला? ये आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन द नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द नंबर, सॉरी बा नंबर। बा नंबर जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब जो गलत जोड़ा है कौन सा है? थार मरुस्थल जो है ये दक्षिणी अमेरिका में है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, ये सही है। और सोनोराम मरुस्थल ये उत्तरी अमेरिका में है, ये सही है। महान विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, ये सही है। आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 127 में पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? आप लोग बताइए। तो रेगुलेटिंग एक्ट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका कब पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। 128 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शुरू में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये 18 में आया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 129 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 129 नंबर में क्या बोला गया है? 129 में बोला गया है कि मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ। तो मुगल काल में किसके समय में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था? तो शाहजहाँ के काल में जो है चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था। किसके काल में हुआ था? शाहजहाँ के काल में। शाहजहाँ नहीं, जहांगीर के काल में जो है ये चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था। जो जहांगीर थे उसी समय में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था। और वास्तुकला का उत्कर्ष शाहजहाँ के काल में हुआ था। 130 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं कि मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष जहांगीर के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? जहांगीर के। चित्रकला का उत्कर्ष जहांगीर के काल में और वास्तुकला का शाहजहां के काल में। ये भी 2018 में क्वेश्चन आया है, वो इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध लड़े गए? तो 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। 121 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 131 नंबर में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे। तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक क्लाइव थे। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जो थे वो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है, जो जहाँ पर सबसे 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में जितनी संख्या रहती है उसी जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। 133 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो शक्ति का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो शक्ति का जो गैर पारंपरिक स्रोत है वो सौर ऊर्जा है। कौन सा है? सौर ऊर्जा जो है वो गैर पारंपरिक स्रोत है। और पारंपरिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं कुछ समय के बाद। जैसे खनिज तेल जो है कुछ ना कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएगा। प्राकृतिक गैस जो भी है ये भी कुछ ना कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाएगी। कोयला भी जो है कुछ ना कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो सौर ऊर्जा है ये कभी समाप्त नहीं होगी। जो जो कभी नहीं समाप्त होते हैं उनको गैर पारंपरिक स्रोत बोलते हैं। आगे चलते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 2018 में क्वेश्चन आया है, ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो 134 नंबर में ग्रीन इंडिया मिशन जो था वो 2014 में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 2014 में प्रारंभ हुआ ग्रीन इंडिया मिशन। फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। 135 नंबर की बात करते हैं। रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? तो जो रानीगंज कोयला खान है वो आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में ये कोयला की खान होती है। अभी क्वेश्चन 2 बार या 3 बार रिपीट कर चुका है।
तो 135 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो रानीगंज कोयला खान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। 136 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला गया है कि न्यायपालिका का कार्य नहीं है। तो इसमें आइए देखते हैं कौन-कौन सा कार्य न्यायपालिका का नहीं है। तो संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, कानूनों का क्रियान्वयन करना या फिर न्यायिक पुनरावलोकन। तो जो न्यायपालिका का कार्य नहीं है, वो है कानूनों का क्रियान्वयन करना। कानूनों का क्रियान्वयन करना ये न्यायपालिका का कार्य नहीं है। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और न्यायपालिका का कार्य क्या-क्या है? तो संविधान की रक्षा करना ये भी होता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना तो ये भी होता है और न्यायिक पुनरावलोकन तो ये भी होता है। तो जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा ये वाला हो जाएगा कि न्यायपालिका कार्य नहीं है तो कानूनों का क्रियान्वयन करना है। 137 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? तो अगर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा हटाना है, तो हटाने के लिए जो शक्ति होती है किसके पास होती है? संसद के पास होती है। संसद को ये शक्ति प्राप्त है। अगर संसद चाह ले तो उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा हटा सकती है। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 138 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन है। तो संसद का जो उच्च सदन या फिर द्वितीय सदन जिसको हम लोग बोलते हैं वो कौन-सा है? राज्यसभा है। कौन-सा है? राज्यसभा। 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा सदन होता है और एक राज्यसभा सदन। तो उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है। 139 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों और अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? तो 50 प्रस्तावकों की ज़रूरत पड़ती है और 50 अनुमोदकों की ज़रूरत पड़ती है, राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए। तो 139 के बाद चलते हैं, 140 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 140 नंबर में क्या दिया गया है? तो 140 नंबर में बोला गया है कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान कौन-सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान रेलवे है। कौन-सा है? रेलवे। रेलवे जो होता है वो देश का जो है सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है। आगे चलते हैं, 141 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है। तो देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित कौन करता है? स्टेट भारतीय रिज़र्व बैंक करता है। कौन करता है? भारतीय रिज़र्व बैंक करता है। तो जो भारतीय रिज़र्व बैंक है, वो क्या करता है? देश की मुद्रा की जो है पूर्ति का नियमन करता है। जो पूर्ति का नियमन कौन करता है? 2018 में क्वेश्चन आया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देश की मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो भारतीय रिज़र्व बैंक करता है। 142 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 142 नंबर में क्या दिया गया है? तो निम्नलिखित में से कौन-सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? तो कौन-सा इसमें केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? तो सीमा शुल्क जो होता है, वो केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। आयकर भी जो है वो किसके द्वारा लिया जाता है? जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं। इनकम इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा लिया। सीमा शुल्क जो लिया जाता है वो भी किसके द्वारा लिया जाता है? जिसको टोल प्लाज़ा बोलते हैं। और केंद्रीय उत्पादन शुल्क ये भी किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। तो जो भू राजस्व कर है ये किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ये राज्य सरकार का है। राज्य सरकार का है। 183 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं, तुर्की भाषा में लिखी है। तुझके बाबरी कौन सी भाषा में है? तो तुर्की भाषा में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पे। तो 144 में बोला गया है कि चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। तो चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो आप लोग जल्दी से बताइए, चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। अभी ये क्वेश्चन ऊपर आ भी चुका है। चित्रकला का जो है सर्वाधिक विकास जहांगीर के शासन में काल में हुआ। वास्तुकला का जो है सर्वाधिक विकास वो हुआ था शाहजहाँ के काल में। 145 नंबर क्वेश्चन की बात, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ भी चुके हैं। 145 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की? कॉर्नवालिस ने शुरू की। किसने शुरू की? कॉर्नवालिस में। 2019 में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 186 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? तो ये देखिए तानसेन थे। कौन थे? तानसेन थे। तो तानसेन में देखिए इनके नवरत्न में आते थे तानसेन। नवरत्न में कौन-कौन आता था? मुल्ला दो प्याज़ा आते थे, अब्दुल रहीम खान खाना आते थे, टोडरमल आते थे, बीरबल आते थे, ना? और अबुल फजल आते थे। ये सब कौन आते थे? ये क्या थे? ये सब इनके दरबार के नवरत्नों में से आते थे। फिर 127 नंबर बात करते हैं, नकदी फसल है। तो नकदी फसल इसमें से कौन-सी है? गन्ना है, गेहूँ है, चाय है या फिर दालें हैं? तो जो नकदी फसल है वो कौन-सी है? गन्ना है। कौन-सी है? नकदी फसल है गन्ना। 2019 में क्वेश्चन आया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको लगा लीजिए। आगे चलते हैं। नरौरा, देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है नरौरा वाला। तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। 148 के बाद 149 नंबर क्वेश्चन पर चढ़ते हैं। और 149 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। क्या पूछा गया है? कि धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो धात्विक पदार्थ के अंतर्गत लोहा भी आता है, तांबा भी आता है और सोना भी आता है, ये सभी आते हैं। तो उपयुक्त सभी जो हैं ये धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा। 149 के बाद चलते हैं 150 पे। संचार का साधन नहीं है। तो संचार का साधन कौन सा नहीं है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी होता है, हेलीकॉप्टर नहीं होता। हेलीकॉप्टर तो क्या होता है? आवागमन का साधन होता है। तो यही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, संचार का साधन नहीं है। इंटरनेट तो होता ही है, ईमेल होता ही है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा? संचार का साधन नहीं है, तो हेलीकॉप्टर जो है संचार का साधन नहीं है। आगे चलते हैं 151 नंबर। अभी देखिए ऊपर आया था महान विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। महान विक्टोरिया कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, 152 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 152 नंबर में बोला गया है आपका, 152 नंबर में बोला गया कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 2019 में क्वेश्चन आया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, 153 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। 154 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में शासन का प्रमुख होता है, तो शासन का प्रमुख कौन होता है? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो शासन का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये शासन का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। आगे चलते हैं, 155 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी हुई है? तो तुझके बाबरी वो तुर्की भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में है? तुर्की भाषा में इसको लिखा गया है। 156 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वांडी वास का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो किनके किनके मध्य हुआ था? देखिए 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वांडीवास का युद्ध किनके किनके मध्य हुआ था? तो वांडीवास का जो युद्ध था वो किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। आगे चलते हैं, 157 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 157 में क्या दिया गया है? 157 में बोला गया है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो सती प्रथा का जो अंत हुआ था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और कई कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 157 नंबर क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। फिर 158 नंबर क्वेश्चन को बोल रहे हैं कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो 712 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम बार मुस्लिम आक्रमण हुआ, 712 ईस्वी में। आप लोग याद रखिए, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 712 ईस्वी में जो हुआ था वो प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था भारत पर। 159 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आप लोग इसको याद रखिएगा। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। 160 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो रिजर्व बैंक का मुख्यालय है वो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2021 में आया हुआ है। और कालाहारी मरुस्थल वाला भी क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 161 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है 161 नंबर में। तो 161 नंबर में बोला गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति को जो है अपना वो त्यागपत्र देता है। 162 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। संसद का निर्माण किससे होता है? तो तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संसद का निर्माण करते हैं। इसलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी 2 बार आ चुका है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। आइए 163 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय
किस बैंक में किया गया? जो काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक है, इसका विलय किस बैंक में कर दिया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। किस में किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीओबी भी बोलते हैं। बीओबी, बीओबी बैंक में या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में संयुक्त काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 164 की बात करते हैं। 164 में क्या बोला गया है? तो 164 में बोला गया है कि डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई जो तेल क्षेत्र है, अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं, असम राज्य में स्थित है। जो डिगबोई तेल क्षेत्र है वो किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। 165 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल है? तो इसमें से आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल है? तो जो मूंगफली होती है वो खरीफ की फसल होती है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मूंगफली जो है खरीफ की फसल है। 166 नंबर क्वेश्चन, और बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में जो है आपका लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, जो पवन सीरीज है उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न सामाजिक अध्ययन विषय का, तो लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इसी के साथ बहुविकल्पी क्वेश्चन सारे समाप्त हो जाएंगे, एक ही वीडियो में हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्न न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु की 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य होने के लिए आपको न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य होने के लिए, लोकसभा के लिए आपको न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और सामाजिक अध्ययन के बाद अन्य विषयों की भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।